Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about disorders or diseases of the kidney. As we discussed earlier, the kidney is very important and it has got three main functions. Number one, it has to excrete harmful substances like urea, uric acid, creatinine, etc. Number two, it has to maintain a balance of water in the body. Number three, it has to maintain a balance of body salts or electrolytes in the body. These are three very important functions and they must be continuously done in the body, just like the pumping of the heart, the coordination of the brain, the breathing of the lungs. Kidney function is very important that it must take place normally at all time. If it is not, then it can be very harmful for the organism or human. Now, kidney damage is a worldwide problem. It is recognized by WHO as global public health issue. हम बुक से बढ़ के इस पे बात करेंगे, जितना कुछ बुक में लिखा हुआ है किडनी डिसऑर्डर डिजीज़ के बारे में उससे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मामला है, ये हमारी सेहत का मामला है। मैं चाहूँगी आप जो कुछ सीखें अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को बताएं, समझाएं, क्योंकि अल्लाह ने ये हमें बहुत बड़ी नेमत दी है, एक एक्सीलेंट फिल्ट्रेशन यूनिट, बल्कि दो, जो हमारी बॉडी में लगे हुए हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये क्यों इतने अहम हैं? ख़राब हो जाएं तो क्या होगा? कैसे इसको ठीक रखें? पाकिस्तान में क्या मसले हैं? दुनिया में क्या मसले हैं? ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। WHO, आपको पता है अब कोरोना की वजह से ये सारे नाम सब लोगों को अच्छी तरह पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने किडनी डैमेज को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू करा दिया। क्यों? क्योंकि 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 100 में से हर 100 में से 10 बंदे को कोई ना कोई किडनी की प्रॉब्लम है और प्रेडिक्शन ये है कि ये बढ़ती चली जा रही है और अगले 10 सालों के अंदर 17% सफ़र करेंगे किडनी डैमेज से। ठीक है जी। तो पूरी दुनिया को किडनी हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और देखें, एक कोरोना हमें ये भी बता रहा है कि अगर हमारा मेन कोई वाइटल ऑर्गन किसी तरह सही काम नहीं कर रहा, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, तो हमारे ऊपर दूसरी बीमारियां भी ज़्यादा नुकसानदेह असर करेंगी। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे, हेल्दी, फंक्शनल हों, ताकि हमारी पूरी हेल्थ और इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर सके। नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पाकिस्तान ऑफ किडनी डैमेज एंड डिजीज़? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कंट्रीज़ जिसमें हाई रेट ऑफ किडनी डिजीज़ है, पाकिस्तान उसमें 8वें नंबर पे। 195 कंट्रीज़ जो WHO के पास रजिस्टर्ड हैं, उसमें पाकिस्तान का किडनी डिजीज़ के लिहाज से 8th नंबर है। क्यों? क्योंकि 17 मिलियन पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हैं। 17 मिलियन वो हैं जो बीमार पता हैं, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी बीमारी का पता ही नहीं चला और वो फौत हो गए वगैरह। ठीक है, या वो रह रहे हैं और उनको खुद ही नहीं पता, या वो उनके पास इलाज की सहूलतें या शऊर नहीं है कि हमने इस चीज़ का इलाज भी करवाना है। तो 17 मिलियन को अगर हम उर्दू की गिनती में करें 1,70,00,000, 22 करोड़ की आबादी में 1,70,00,000 लोग किडनी डैमेज या डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बुरी तरह मुतासिर हो रही है उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनकी जॉब, पढ़ाइयाँ, घर, रोज़गार, पैसे, हर चीज़। क्योंकि ये बीमारी एक दफ़ा हो जाए, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है हाई रेट ऑफ किडनी डिजीज़ का? दुनिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। बड़े जो दुनिया में वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान के अपने और फैक्टर्स भी हैं। इन द वर्ल्ड क्या है? लेट डायग्नोसिस। सारी दुनिया में अभी हम थोड़ी देर बाद इसके सिम्टम्स का जिक्र करेंगे कि क्या बॉडी के ऊपर चेंजेस आते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि किडनी डिजीज़ हो रही है। वो ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आम सी ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो हम उसको अलग से पहचान नहीं सकते। इसलिए पूरी दुनिया में ये इशू है कि देर से पता चलता है कि किडनी ख़राब हो गई है, काम सही नहीं कर रही। दूसरी वजह ये कि किडनी स्टोन्स बनते चले जाते हैं। हम किडनी स्टोन्स पे इस प्रेजेंटेशन के एंड पे डिटेल से बात करेंगे कि वो क्यों होती है और कैसे उसको रुका जा सकता है। देन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को बुरी तरह ख़राब करती हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी को तो हम बीमारी समझते नहीं, हालांकि वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, वजह है। तो ये पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं
ड्यू टू आवर चेंज इन लाइफस्टाइल। इसलिए जब भी ये बीमारियां जिसमें होंगी तो उसमें चांसेस हैं कि उसको किडनी डिजीज़ भी हो जाएं। पाकिस्तान में इन 3 फैक्टर्स के अलावा 4 फैक्टर्स और भी हैं जो कंट्रीब्यूट करें। पहला ये कि पाकिस्तान में जंक फूड या लो क्वालिटी फूड, देखिए एक तो हम जंक फूड ये कहते हैं जो हेल्दी ना हो, दूसरा ये कि जिसको अच्छी तरह पकाया ना जाए या जिसको कुक करते हुए ऐसे हार्मफुल यूटेंसिल्स या केमिकल्स उसमें शामिल किए जाएं या उसको हैंडलिंग केयरिंग प्रिजर्वेशन में ऐसे हार्मफुल चीज़ें उसमें शामिल हो जाएं जो सेहत के लिए वो नुकसानदेह हो जाए। ठीक है ना। एक तो ये कि एक फूड जंक फूड जनरली हम समझते हैं घर में अगर फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके खाए आपने कि वो जंक फूड है। जंक फूड वो इसलिए से कि उससे उससे आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ें नहीं मिल रही, बल्कि जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, कोलेस्ट्रॉल कैलोरीज ज़्यादा वगैरह वो मिल रही। एक ये कि उसमें नुकसानदेह चीज़ें भी शामिल हों, कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो पैकेज्ड फूड मिल रहे होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी चेक नहीं है पाकिस्तान में कि फ़ूड जो प्रोवाइड हो रहा है फूड आउटलेट्स पे या पैकेज फॉर्म में वो हेल्दी है या नहीं। तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें शामिल हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ मेडिकेशन। पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का बहुत बड़ा इशू है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा समझता है कि मैंने कौन सी दवाई खानी है, और जो समझता है वो साथ वालों को भी बताता है और साथ वाले भी उसकी बात पे अमल कर लेते हैं और डॉक्टर से पूछे डिस्कस किए बगैर बहुत सारी दवाइयाँ ख़रीद के खाते चले जाते हैं। ठीक है जी। सेल्फ मेडिकेशन एक तो ये खुद ही सोच के शुरू कर दी कि ये दवाई मैंने खानी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन कि हमारे डॉक्टर्स भी, पता नहीं सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग भी और उसमें जो जाली डॉक्टर हैं क्वैक्स वो भी शामिल हैं। उनका एक हमारा माइंड सेट है हमारी कौम का कि ज़्यादा दवाई गए थे डॉक्टर के पास, उन्हें 10 तरह की दवाइयाँ दी हैं, सुबह ये खानी, दोपहर ये खानी, शाम को ये खानी, तो फिर हमें लगता है हाँ जी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हालांकि असल में अच्छा डॉक्टर वो है जो कि आपको कम से कम दवाई दे और उसमें आप ठीक हो जाएं। ठीक है ना। या ऐसा डॉक्टर जो आपको कहे कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई डॉक्टर अपनी सराउंडिंग में मिल जाए जिसके पास आप कभी जाएं अपने बच्चों को लेके जाएं और वो कहे कि नहीं दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस ये करें ठीक हो जाएगा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल कम्युनिटी, नॉन प्रोफेशनल, अनएथिकल, फेक डॉक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह जो हमारा जो हकीमों का तबका है वहाँ पे भी जो है ना बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें, बहुत तरह की दवाइयाँ हम बिला वजह ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक की, चाहे होम्योपैथिक की, चाहे हिकमत की। और मतलब अभी जैसे कोरोना के उसमें देख लें कि जी जिंक भी ले लें, कैल्शियम भी ले लें, विटामिन सी भी ले लें। डाइट को इम्प्रूव करें, हेल्थ को अपनी हेल्दी हैबिट्स से इम्प्रूव करें, ये फोकस होना चाहिए। दवाइयों के ऊपर फ़ौरन से फोकस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक कौम का माइंड सेट का इशू है। बल्कि एक वो जो कि ड्रिपें लगवाना बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, जब तक डॉक्टर ने नहीं लगाया तो तब ये ठीक नहीं होगी। उसकी वजह से हमारी मुल्क में जितना हेपेटाइटिस और अब ताज़ा तरीन एड्स जो फैल रहा है, इसकी सारी वजह ये है कि हमारा माइंड सेट ये है कि ड्रिप और टीका बहुत अहम है। ड्रिप और टीका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आम हालात में, कम से कम लगना चाहिए और उसको फ़ौरन डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कभी दोबारा यूज़ नहीं होना चाहिए कि एक बंदे के वायरस दूसरे में ना चले जाएं। हमें एक वायरस ख़तरनाक लग रहा है, यकीन करें और बहुत सारी बीमारियां जो हमारी नेग्लिजेंस से, हमारी लापरवाही से, हमारी कोताहियों से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़ लो वाटर इनटेक। मतलब इसको कोई भी नहीं कह सकता कि पानी नहीं हम पी सकते। पानी पीना, ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर बात करें कि वेट के लिहाज से होता है, एक 60 kg का पर्सन है तो उसको कम अज़ कम दिन में 8 ग्लास पानी, 10 ग्लास पानी सर्दियों में पीना चाहिए। गर्मियों में इससे ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए जितना पसीना आता है, जितना आप काम कर रही हैं, आपके घर में जितनी गर्मी है वगैरह, आप जो किचन में काम कर रहे हैं उनको उसके लिहाज से 4-5 ग्लास पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जो बाहर जा रहे हैं उनको उसके लिहाज से 5-10 ग्लास पानी ज़्यादा पीना। सो गर्मी के मौसम में हमारे लोगों को कम अज़ कम 15 से 20 ग्लास पानी पीना चाहिए और सर्दी के मौसम में कम अज़ कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये हमारे किडनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसे ना किया तो इसका मतलब है कि हमने अपने साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने हमें पानी से बनाया। वी आर मेड ऑफ वाटर, 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। और अगर हम उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी नहीं पीते तो हम अपने बहुत सारे सिस्टम्स के साथ बहुत बुरा करते हैं, ख़ास तौर पे किडनीज़ के साथ। सो हाउ टू हेल्प आवर किडनीज़ में पहली बात ये ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर।
जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके गुर्दे उतने अच्छी तरह काम करें। इसको इस तरह समझ लें, अगर आपने अपना सहन का या टेरेस का फ़र्श धोना है और रेत बहुत सारी पड़ी हुई है और आपने झाड़ू से तुरंत हटा दिया, लेकिन अभी भी वो चीज़ें, अब आप पानी डाले बगैर वाइपर मारे चले जाएं तो क्या होगा? चीज़ साफ़ होगी? क्या हम अच्छे कपड़े धो सकते हैं बगैर पानी के? क्या हम अच्छे बर्तन धो सकते हैं बगैर पानी? तो हमारा ब्लड कैसे साफ़ होगा अगर किडनीज को पानी से ही नहीं? सो वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर। जिस तरह हर सफाई के लिए पानी चाहिए हमें, नहाने के लिए, वज़ू के लिए, बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए, सफाइयों के लिए, इसी तरह खून को साफ़ करने के लिए, बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए बहुत पानी चाहिए। ज़्यादा पानी पिए जब तक आपकी किडनीज ठीक। खुदा ना खास्ता एक दफ़ा अगर किडनीज ख़राब होंगी फिर डॉक्टर ये कहते हैं एक दिन में आप आधे गिलास से पानी नहीं पी ज़्यादा पी सकते, क्योंकि फिर किडनीज काम ही नहीं कर सकते। जब तक आपकी किडनीज हेल्दी हैं इसमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे सुबह उठ के पानी पीना, निहार मुँह, जैसे आप फजर के लिए उठें, वज़ू करें, साथ आप एक गिलास पानी पी। पानी पीना आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है कि आप जितना पानी पिएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सो हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट इज़ द सेकंड पॉइंट, कि जो भी आप खाएं वो हेल्दी हो और वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस डाइट की मेरी एक और वीडियो है, काइंडली उसको भी अगर सुन लें, आप देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट किडनी हेल्थ के लिए, कि ऐसी हेल्दी और बैलेंस डाइट हो जिसमें सॉल्ट कम हो और फैट्स भी कम हो। पूरे दिन में हमें 1 चम्मच नमक लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सो लो सॉल्ट एंड लो फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में सॉल्ट का अपटेक बहुत ज़्यादा है, ये इसी वजह, यही एक मेजर रीज़न है पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर हाई होने के प्रॉब्लम के और किडनी के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के। देन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए, सही तरह सोना, जागना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, टोबैको कंट्रोल करना, हेल्दी वेट मेंटेन रखा जाए। बहुत कम वेट होना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ओवर वेट तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अपनी हाइट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि आपका हेल्दी वेट क्या, उसी वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करें हेल्दी तरीके से। फजूल डाइट से नहीं कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें, उससे आपकी हेल्थ बुरी तरह मुतासर होती। कीप अ हेल्दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना दोनों किडनीज़ के लिए हार्मफुल है। सो एक हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना किडनीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। लिमिट सेल्फ मेडिकेशन, कि कम से कम आप अपनी सोच से कि मुझे ये दवाई चाहिए और दवाई खाना शुरू कर। ठीक है जी, जितना हम दवाइयाँ कम से कम खाएंगे तो हम हेल्थ, दवाई इलाज है, दवाई सेहत नहीं है। सेहत ये बाकी चीज़ें जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं। ठीक है जी, तो सेल्फ मेडिकेशन कम से कम करें। अगर कोई दवाई खानी हो, लंबे अरसे के लिए खानी हो, तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। और किसी ऐसे डॉक्टर से, अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि अपने सराउंडिंग में ऐसे डॉक्टर ढूंढें जो दवाइयों, टीकों, ड्रिपों को कम से कम फोकस करते हों और कोशिश करते हो कि कम दवाई जो है वो हेल्थ को रिस्टोर करे। दैन रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी का हर सिस्टम बुरी तरह मुतासर होता है, किडनीज़ भी बुरी तरह डैमेज होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो किडनीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है और पता भी नहीं चलता। ब्लड प्रेशर खुद से नहीं बताता कि अब मैं हाई हो गया हूँ। तो वो स्ट्रेस होगा तो एक बंदा जिसको कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, उसको अचानक से बीपी हाई हो जाएगा। दैट कैन लीड टू डैमेज टू द किडनीज। दैन कंट्रोल योर ब्लड शुगर इफ़ यू हैव डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर किडनीज़ को हेल्दी रखना है तो बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। तो कुछ सोशल कंडीशंस भी हैं विच आर एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज़। पॉवर्टी, ये देखा गया ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो इन सारी बातों को जो भी हमने पीछे डिस्कस की अच्छी तरह नहीं कर पाते, या जो फूड क्वालिटी या वाटर क्वालिटी उनको अवेलेबल है वो अच्छी नहीं है इसकी वजह से, या जब वो बीमार पड़ते हैं तो इनिशियल स्टेजेस पे नहीं जा सकते ट्रीटमेंट्स के लिए। जब तक जाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। दैन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की अमूमन फ़ीमेल्स ख़ुद या उनकी फैमिली में उनकी इस तरह की तकलीफ़ों को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता और सीरियसली नहीं लिया जाता है। इस वजह से जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं ख़वातीन, तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब ये कि पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसानदेह है, क्या करेंगे तो हमारी किडनीज़ बेहतर होंगी, हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी किडनीज़ को प्रॉब्लम है। और अगर एक दफ़ा किडनी प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर जो समझा रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो अच्छी तरह समझ ही नहीं पाएंगे, उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो लैक ऑफ एजुकेशन इज़ कि वो उन्हें
सही शऊर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिग्रियों से, कुछ लोग होते हैं उनके पास डिग्रियां बहुत होती हैं लेकिन उनकी अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, जैसे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें या उससे भी पहले की, कि वो जनरेशन्स देवर बज़ाहिर उनके पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन उनका शऊर, उनकी समझ, उनकी विजडम बहुत ज़्यादा थी। इसलिए आप देखें कि हमसे 2 जनरेशन पहले के लोग जो है ना, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बाशऊर और समझदार शहरी थे। दैन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे हैवी मेटल का एक्सपोजर है, लेड का, कैडमियम का, मरकरी का। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स हैं जो इनहेल करने से बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो किडनीज़ को डैमेज करते हैं। दैन पोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है, थ्रू आउट वर्ल्ड स्टडी की गई हैं कि जिन इलाकों में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे इवन 40% तक चांस ज़्यादा है किडनी डिजीज़ होने। सो जो पोल्यूटेड एरियाज़ में रह रहे हैं, एज ए नेशन पूरी हमारा एक रोल होना चाहिए इस चीज़ में कि हम हर तरह की पोल्यूशन को कम करें। ख़ास तौर पे एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है विद द किडनी डिजीज़। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो हमारी किडनीज़ भी हेल्दी रहेंगी। अदरवाइज़, क्योंकि एक फ़िल्टरिंग यूनिट है, पूरे बॉडी का ब्लड यहाँ जाता है और फिल्टर होता है, तो जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो किडनी में ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, कंसनट्रेट हो जाती हैं, तो किडनी के सेल्स को, किडनी के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। दैट इज़ वाई पोल्यूशन इज़ डायरेक्टली हार्मफुल फॉर द किडनी। देन देर आर, अच्छा वैसे ये बात नहीं लिखी हुई लेकिन क्योंकि इन दोनों के सिम्टम कॉजेज़ डिफरेंट हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि थोड़ा सा आपको पता हो। 2 तरह की किडनी डिजीज़ होती हैं, एक होती है क्रोनिक, एक होती है एक्यूट। क्रोनिक का मतलब ये होता है हर वो बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, सालों पे चले, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनिक। जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं। एक्यूट वो होता है जो बिल्कुल अचानक से हो और बहुत तकलीफ़ बढ़ जाए और इलाज हो तो ठीक हो जाए, वरना बहुत नुकसानदेह हो जाए। ठीक है जी। सो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो है एक जनरल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता किडनीज काम करना छोड़ती हैं और ये इट गेट्स वर्स ओवर टाइम। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ख़राब होती चली जाती है और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल लॉस है। एक दफ़ा जो काम डैमेज हो गया वो नहीं ठीक हो सकता। जबकि एक्यूट में क्या होता है कि सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाता है, विद इन 7 days किडनीज बिल्कुल काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो है ना ये रिवर्सिबल है। दोनों के केसेस में, चाहे क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, किडनीज काम करना छोड़ देती, किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है जी। किडनी फेलियर होने का मतलब ये नहीं जैसे हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसी क्लास में दोबारा है। किडनी फेलियर का मतलब है अगर 10% किडनी फेलियर है कि 10% किडनी काम नहीं कर रही, 90% काम कर रही। अगर 90% किडनी फेलियर है तो इसका मतलब है कि 90% किडनी के पोर्शंस अब काम करने के काबिल नहीं रहे हैं और सिर्फ 10% काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना किडनी डिजीज़ दे आर कॉज्ड बाय वेरियस रीज़न समझना इसलिए ज़रूरी, रीज़न पता होगी तो फिर हम समझ सकेंगे कि ये हुआ है, किस तरह हुआ है वगैरह, और उसको कैसे कंट्रोल रखना है। क्रोनिक वाली जो है डायबिटीज़ जिनको है, डायबिटीज़ जैसे सालों चलती है बॉडी के साथ, उसी तरह वो सालों में किडनीज़ को डैमेज करती चली जाती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी इसी तरह सालों में किडनीज़ डैमेज होती चली जाती हैं। क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन यानी कि बार बार हल्का हल्का किडनी में इन्फेक्शन होता रहे और किडनीज़ के कुछ पोर्शंस जो है ना वो उसकी वजह से डैमेज होते चले। पॉलीसिस्टिक किडनीज़ यानी किडनीज़ में पानी की भरी हुई थैलियाँ सी बन जाती हैं जो किडनीज़ को डैमेज करती हैं। कैंसर किडनी में हो जाए या उसके इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में हो जाए, किडनी में स्टोन्स बन जाएं। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के बजाय बॉडी को हार्म करना शुरू कर दे, किडनीज़ को हार्म करना शुरू कर दे, तब भी ऐसा भी हो सकता है। या अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, यानी कि जिन लोगों में इनमें से कोई भी सिचुएशन है उनको क्या चाहिए, उनको अपनी किडनीज़ के मुतालिक बहुत केयरफुल रहना चाहिए और जो सिम्टम्स आगे हम डिस्कस करेंगे वो अगर बॉडी में अपीयर हो तो फ़ौरन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए किडनी के, और किडनी के ब्लड टेस्ट जो है उनसे और यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि किडनीज़ नॉर्मल काम कर रही हैं या नहीं। वैसे तो आइडियली 40 ईयर्स के बाद हर बंदे को एनुअली अपने किडनी के टेस्ट, किडनी के फंक्शन टेस्ट उसको कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर के लिवर फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, ब्लड शुगर के, ये सारे टेस्ट रेगुलरली करवाने चाहिए। देन AKI यानी जो एक्यूट सिचुएशन है जो अचानक से हो जाती, डिहाइड्रेशन यानी जिसम में पानी की कमी जब भी ज़्यादा होगी तो वो जब ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है और किडनीज में से मूव करता है और किडनीज ब्लड साफ़ नहीं कर सकती तो वो किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती।
एक्यूट किडनी इन्फेक्शन हो जाए, यानी अचानक से किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करना शुरू कर दें और किडनी को डैमेज करें। ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर, अगर किसी वजह से यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर वगैरह ब्लॉक हो जाए तो वो जो यूरिन पीछे इकट्ठा होता चला जाता है किडनी में, वो डैमेज करता है किडनीज़ को अचानक से। वेरी लो बीपी, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए तो भी बहुत हार्मफुल हो जाता है किडनी के लिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस, किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वगैरह की वजह से अगर ब्लड बॉडी से बहुत ज़्यादा चला ज़ाया हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनीज काम सही नहीं कर सकती और डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एनसेड्स वो दवाइयाँ हैं जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं। एक तो दर्द की दवाई है पैनाडोल या पैरासीटामोल जो होती है, वो उस तरह हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो ब्रूफेन और इससे रिलेटेड बड़ी अच्छी तेज़ असर करने वाली दर्द की दवाइयाँ हैं। ब्रूफेन भी बहुत सारे नामों से आती है, एनसेड के नाम से भी दवाई पाकिस्तान में मिलती है, दांत के दर्द के लिए लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं। वो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो किडनीज़ को डैमेज करती हैं। ब्रूफेन और उसके ग्रुप एनसेड के ग्रुप की सारी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत हार्मफुल। शायद आपको पता हो कि कोरोना के भी केसेस में क्योंकि बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है तो इटली में इनिशियली उन्होंने पेशेंट्स को ब्रूफेन दी, जिसकी वजह से डेथ रेट वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा हुआ। सो अब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को पता है कि कोरोना के केस में हरगिज़ ब्रूफेन या उससे रिलेटेड ग्रुप की कोई दवाई नहीं देनी। सो ये मेडिसिन सिर्फ किडनी के लिए नहीं हार्मफुल बल्कि और बहुत सारे सिस्टम्स के लिए हार्मफुल है, और ये अमूमन सेल्फ मेडिकेशन की जाती है, लोग खुद ही ये दवाइयाँ लेकर खाते रहते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन हैं जिनको हाई डोजेस पे लिया जाए वो भी एक्यूट किडनी को डैमेज कर लेती हैं अचानक से। जैसे बीपी की कोई दवाई अगर आपकी जितनी डोज़ है उससे अगर आपने ज़्यादा ले ली, या कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, ठीक है जी। फिर ड्रग्स जो उनको ड्रग एडिक्शन के लिए लिया जाता है, हेरोइन कोकेन वगैरह, दे आर ऑल्सो डैमेजिंग द किडनीज इन फ्यू डेज। तो सिम्टम्स क्या है किडनी प्रॉब्लम के, अब ये बात वैसे सारी बहुत बोरिंग हो रही है लेकिन सेहत के लिहाज से अहम है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी इंसान में ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आएँ तो उसको गाइड करें कि वो फ़ौरन से अपने किडनी टेस्ट के ब्लड टेस्ट करवाएं और यूरिन टेस्ट करवाएं। ये बहुत सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि ये अक्सर और बातों में भी होता रहता है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ना लगना, नौजिया यानी मतली की कैफियत होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, फटीग यानी थकन बहुत ज़्यादा होना, वीकनेस कमज़ोरी होना, ड्राउजीनेस चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस जो है वो थोड़े से बात करने से या चलने फिरने से सांस फूल जाना, पेल स्किन हो जाना यानी खून की कमी जैसे लगे, स्किन को देख के रंग जो है ना वो पीला सा पड़ना शुरू हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, अच्छी तरह सोच समझ के फोकस ना कर सकें, पुअर स्लीप पैटर्न यानी कि जो दिन रात का सोने का टाइम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाए, रात को लेटे रहें, करवटें बदलते रहें, नींद ना आए वगैरह, इचिंग, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगातार खारिश होना, ट्विचिंग ऑफ मसल के मसल्स खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, लेग क्रैम्प्स को पंजाबी में कुड़वल कहते हैं कि वो अचानक से टांग के कुछ जो मसल्स हैं वो खिंच जाते हैं और बहुत दर्द होती है। हाई बीपी, अच्छा अब ये हाई बीपी जो है ना वो खुद नहीं पता चलेगा जब तक बीपी अपरेटस से बीपी चेक नहीं किया जाएगा। बीपी खुद नहीं बता रहा होता कि मैं हाई हो गया हूँ, तो ये इसलिए अगर किसी में बाकी सिचुएशन ऐसी हो तो ब्लड प्रेशर फ़ौरन चेक करना चाहिए। देन स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स, हाँ ये एक चीज़ ऐसी है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किडनी के पेशेंट्स में जब प्रॉब्लम होती है तो उनके पाँव और एंकल्स जो है टखने वो उनके इर्द गिर्द स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। इस साइन को बहुत केयरफुली रिकग्नाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो चीज़ें बहुत आम सी हैं, इम्तहानों में या परेशानी में या सफ़र में ये सब कुछ होता रहता है। देन लेस यूरिन और हाई यूरिन आउटपुट, ये एक और अहम बात है जिस पे नोट करना चाहिए कि हर बंदे का एक यूरिन पैटर्न है कि उसने इतना पानी पिया तो इतना यूरिन इतनी देर में प्रोड्यूस हो। अगर पानी पी रहे हैं और फिर भी यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, या पानी कम पी रहे हैं और ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों बातें इंडिकेट कर रही हैं कि किडनी प्रॉब्लम है। और मोस्टली किडनी फेलियर में जब जा रहा होता है तो जो यूरिन का कलर है वो भी जो है ना वो चाय के कलर का यानी ब्राउनिश सा कलर हो जाता है यूरिन का, जैसे कहवे का कलर होता है ना थोड़ा उस तरह का हो जाता है, विच इज़ नॉर्मली आम तौर पे ऐसा नहीं होता। इसलिए यूरिन के कलर पे, यूरिन की क्वांटिटी पे भी फोकस होना चाहिए अगर बाकी कोई चीज़ पैटर्न्स उस तरह के नज़र आ रहे हैं। देन पेन, कुछ केसेस में हेडेक होता है, कुछ में चेस्ट पेन होता है, कुछ में बोन पेन होता है, कुछ में एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये मुख्तलिफ और जगहों पे दर्द हो रहा होता है और इंसान समझता है कि कुछ और ही हो रहा है। मतलब ये दो तीन हाई भी, इन तीनों के अलावा बाकी जितनी चीज़ों को देखें ये तो चीज़ें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हो रही हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना इसीलिए जो लेट डायग्नोसिस
पूरी दुनिया का इशू है वो यही कि इसके जो सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए पहचाना जाए कि किडनी प्रॉब्लम है वो बहुत डायरेक्ट और क्लियर नहीं है। इसलिए इवन डॉक्टर्स को भी रिकग्नाइज़ करने में, क्योंकि बहुत दफ़ा पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरह बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स उतनी अच्छी तरह फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा कई डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम किडनी का है। ट्रीटमेंट जो है वो किडनी के लिहाज से होता है, मतलब अगर इन्फेक्शन है तो जिस वजह से किडनी डिजीज़ या प्रॉब्लम है पहले उसको फोकस किया जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, अगर और कोई मसला है तो उसकी दवाई जो उस मसले को कम करे। अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए पूरा किया जाए। अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में वगैरह, तो उसको किसी तरह रिमूव किया जाएगा। फिर ये कि फ्लूइड्स, इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। डायबिटीज़ हाई होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड शुगर, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था किडनी का कि उसने बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी सॉल्ट्स को मेंटेन करना था। अब जब वो काम नहीं कर रहा तो फिर ये काम बाहर से करना पड़ेगा कि बॉडी में फ्लूइड्स और बॉडी सॉल्ट्स को मेंटेन किया जाए। फिर क्योंकि जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होते हैं यूरिया यूरिक एसिड में। अब जब किडनी का मेन काम था यूरिया यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना, वो नहीं कर पा रहा तो फिर डाइट को मैनेज करना पड़ता है कि डाइट में अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स कम से कम हो, ना प्लांट सोर्स से ना एनिमल सोर्स से। फिर रीनल डायलिसिस शुरू करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किडनीज फेलियर में चली गई हैं तो फिर डायलिसिस करके किडनीज़ को का काम करना पड़ता है। डायलिसिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है जी। किडनी का काम बॉडी नहीं कर सक रही, बॉडी की किडनीज, तो फिर आर्टिफिशियली करना। या फिर फाइनल एक सोल्यूशन होता है रीनल ट्रांसप्लांट के, किसी और का किडनी अगर आपके टिश्यूज़ के साथ मैच कर रहा है तो वो आपकी बॉडी में ऑपरेट करके लगा दिया जाए। नाउ देयर आर सम फूड्स विच आर गुड फॉर किडनी। ये एक देख लें, अगर मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये दो जो हैं जितनी पिक्चर्स, ये उन चीज़ों की हैं जो कि हेल्दी लोग अगर खाएं तो उनकी किडनीज़ बेहतर हो जाती, किडनी हेल्थ इंप्रूव हो जाती। अच्छा, ये एक मैंने ये फूड इसलिए भी डाली कि थोड़ा सा ये आइडिया। अब ये वो फूड्स हैं टू अवॉइड इन किडनी डिजीज़, जिसको किडनी फेलियर हो गया है, पिछले वाले जितने हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए उनमें से कोई किसी भी वजह से किडनी फेलियर में चला गया कोई पर्सन, तो ये वो सारी चीज़ें, इसमें से अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे भी थी कि ये चाहिए, ये गुड है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी ये अब ये गुड नहीं है, ठीक है। सो आम लोगों के लिए जो चीज़ हेल्दी है वो किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी नॉर्मल काम नहीं कर रही। नाउ इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बन जाते हैं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के, अमोनियम फॉस्फेट के, यूरिक एसिड के, ठीक है। आम हालात में क्या होता है कि अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो ये सारे क्रिस्टल्स जो है ना ये डिज़ोल्व होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बट इफ़ हमारी डाइट में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं और हम पानी भी कम पी रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा किडनी के अंदर इन सॉल्ट्स का, और वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो अमूमन ये किडनी स्टोन्स जो हैं ये बनते किडनी में हैं, और फिर अगर छोटे हों तो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, यूरेटर में चले जाते हैं, वहाँ फंस सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, वहाँ फंस सकते हैं। यानी किडनी को भी डैमेज करते हैं, किडनी के अलावा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर को भी डैमेज करते हैं। कॉजेज़ इसके जो हैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन किया जाए तो एज के साथ, जैसे जैसे एज ज़्यादा हो तो किडनी स्टोन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। डाइट के साथ अगेन कि अगर ये सारी चीज़ें जिनको इस तरह का प्रॉब्लम उन्हें स्पेशली देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं खानी। फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से जिसको बार बार इन्फेक्शन हो रही है उसको भी इस तरह के किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। लेस वाटर इनटेक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, और अल्कोहल कंजम्पशन भी। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स बाकी किडनी प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट है। सिवियर पेन होता है किडनी में या जिस रीजन में भी वो किडनी स्टोन फंस जाता है। वॉमिटिंग्स होती हैं, साथ यूरिनेशन बार बार होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा, मतलब प्रॉपर यूरिन एक्सीट आउट नहीं होता बॉडी से। यूरिन इज़ फाउल स्मेलिंग, कि उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। एंड देयर इज़ पस एंड ब्लड एज वेल, देयर चांसेस कि उसमें पस एंड ब्लड भी हो। 90% स्टोन्स जो हैं वो बॉडी से सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से निकल जाते हैं,
लेकिन जो बड़े होते हैं, बहुत एक मसले को बहुत बढ़ा दिया, एक दिन में नहीं बनते ये स्टोन्स, आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। अगर शुरू से ही वो ज़्यादा पानी पी लें और हमेशा से अपनी हैबिट बना लें कि ज़्यादा पानी पीना है, और वो फूड्स जो कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ा रही हैं उनको कम करना है, अवॉइड करना है, तो फिर उनको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन 10% केसेस ऐसे होते हैं कि वो स्टोन्स बहुत बड़े हो जाते हैं। पहले ये करते थे कि उसको सर्जिकली रिमूव करते थे, लेकिन वो जो सर्जिकल रिमूवल है उसका मतलब है कि किडनी को कट करके उसके अंदर से स्टोन को रिमूव करना, तो उसकी वजह से मज़ीद नेफ्रॉन्स और किडनी स्ट्रक्चर डैमेज होते थे। दैट इज़ वाई उसको अब नहीं फॉलो किया जाता। द टेक्निक विच इज़ यूज नाउ इज़ लिथोट्रिप्सी। अच्छा, सर्जिकल रिमूवल अभी तक यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम वो स्टोन फंस जाए तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, लेकिन किडनी में अगर स्टोन हो तो अब जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ लिथोट्रिप्सी, इन विच अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स आर अप्लाइड आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर से एक मशीन रख के और अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स किडनीज़ के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, और वो वेव्स बॉडी में से गुजरती हैं, और बाकी बॉडी के टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, या बोन्स की भी जो इंटरनल अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर की वो डिफरेंट है, स्टोन नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्टोन जो ज़्यादा डेंस है उसको वो उसके साथ ज़्यादा ज़ोर से जाके टकराती हैं अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स, और स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं, और अमूमन वो सैंड लाइक बारीक पीसेस में कन्वर्ट होके यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी डिसीजेस।